वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसमें आपको क्लास देखते हुए जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही थी उसमें आपको अपने आंसर्स मार्क करने थे और लास्ट में कमेंट में आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये लिखना था कि मैम मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और इतने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। जिस जिस बच्चे ने जो वो किया उस बच्चे को ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। और आगे भी हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे अपनी बाकी वीडियोस में भी, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। इसमें हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व कराऊंगी उन क्वेश्चंस को आपको पहले ही उसका आंसर मार्क करना है। अपना जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके बारे में आपने वो टॉपिक पहले पढ़ा है या आपने कहीं सुना है उस चीज़ के बारे में, आप बस अपने नॉलेज के बेसिस पे या आपको जो भी एलिमिनेशन आता है आप उसके बेसिस पे मार्क कीजिए। फिर जो मैं सॉल्व कराऊंगी फिर अपनी नॉलेज को वेरीफाई कीजिए, देखिए कि मैं कहाँ गलत था या गलत थी और फिर उसको अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट करिए, इम्प्रोवाइज़ करिए उसको। ऑलराइट, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ऑलराइट, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? Which of the following bodies are not mentioned in the Constitution? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इन बॉडीज में से, इन तीनों में से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब कि कौन सी बॉडी संविधानिक नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाई गई है, जो कि किसी एक्ट से बनी है, मतलब जो एक्ट से बनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट वाज, और इसको चेयर कौन करते हैं? इसको चेयर करते थे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑलराइट, प्लानिंग कमीशन 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन को बदल के प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग में क्या था? 2015 से पहले एक प्लानिंग कमीशन होता था जिसको कौन चेयर करते थे? पीएम। ऑलराइट, नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आया था 2015 में बनाया गया था। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन जो था एक सेंट्रलाइज बॉडी थी जिसमें स्टेट्स का बहुत कम रोल था, बट नीति आयोग में स्टेट्स का कॉपरेशन भी आ गया, मतलब स्टेट्स की जो भी मांग होती थी, जो भी उनका पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूशन रहेगा, स्टेट्स को कंसल्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे नीति आयोग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म का एक कोऑपरेटिव वाला एस्पेक्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट साथ में मिलके पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो प्लानिंग कमीशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी मेंशन नहीं है। एंड रीजनल काउंसिल्स क्या है? रीजनल काउंसिल्स को बनाया गया था अलग अलग हमारे देश में, अलग हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ी कंट्री है, तो अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए एक साथ में एक डेवलपमेंट हो सके, हर रीजन का डेवलपमेंट साथ में हो सके, तो इसलिए रीजनल काउंसिल्स को बनाया गया। रीजनल काउंसिल्स कब बना था? इट वाज मेड इन द एक्ट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ओके वेट, रीजनल काउंसिल्स जो बनाए गए थे, इट वाज मेड अंडर स्टेट्स reorganization wait, states reorganization एक्ट 1956। अब ये जो है ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई थी, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, कितने रीजन्स हैं इसके? रीजनल काउंसिल्स में कौन कौन से? 5 रीजन्स में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो रीजन? नर्दर्न रीजनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न। ठीक है, नर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न। यस, सर्दर्न। तो सर्दर्न, नर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में इसे डिवाइड किया गया है। 5 रीजनल काउंसिल्स हैं। अब जो एक अलग एक्ट से, एक सेपरेट एक्ट से एक और रीजनल काउंसिल बनाया गया नॉर्थ ईस्ट के लिए। सेपरेट एक्ट से बनाया गया। कौन सा एक्ट था? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स एक्ट 1971 में। 1971 में क्या बनाया गया? एक अलग सेपरेट एक्ट बनाया गया जिसके तहत क्या बना? नॉर्थ ईस्ट में जो काउंसिल्स होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काउंसिल बनाया गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इसमें क्या था? इसमें नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ये वाली स्टेट्स को रखा गया। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमारा हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, एक सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग? अब देखो, नीति आयोग के बारे में पूछा है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग से रिलेटेड पूछा है, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। कभी आप लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन में इतने प्रेशर में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं ऑलरेडी। हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं इतनी तैयारी करके जाते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होता है, हमें एक फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। सबके मन में एक डर होता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बट उस फियर को हम ये नहीं देखते कि उस फियर के चक्कर में हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब एक्चुअल में एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो हम उस फियर के साथ बैठते हैं, वो प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बट हम जब सोचेंगे ना कि हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, हम ऑलरेडी मिडिल क्लास से आते हैं, हमें किसी चीज़ का फियर नहीं लेना है, बिकॉज फियर अल्टीमेटली आपका एग्ज़ाम ख़राब कर देता है। आपको बिल्कुल फ्री माइंड से बैठना है एग्ज़ाम में और कुछ नहीं सोचना है, तभी हम उस पेपर को 100% दे पाएंगे, उस पेपर को अच्छे से समझ पाएंगे। एक काम माइंड, जब आपका काम माइंड होगा ना तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। आपके जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, वो सोच पाओगे। बट ऑन दी अदर हैंड आप अगर प्रेशराइज्ड कर रख के जा रहे हो अपने आप को, उस माहौल को इतना टेंस्ड बना दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें प्रेशर में ख़राब हो जाती हैं। ऑलराइट, सो हम उस प्रेशर में ये भी देखना अवॉइड कर देते हैं, या ये भी नहीं देख पाते कि क्वेश्चन में नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, सो इट वाज क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला है, इट वाज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, इट हैज़ फुल टाइम चेयरमैन, इट वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 2015, इट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्ण कार्यक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, नीति आयोग जो बनाया गया था ना 2014 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया जाएगा।
तो नीति आयोग का जो नीति आयोग जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। ऑलराइट, सो ये स्टेटमेंट यहाँ से देखिए, इट वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 2015, तो ये तो करेक्ट हो जाती है। तो हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इट हैज़ फुल टाइम चेयरमैन, इट वाज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। हाँ, प्लानिंग कमीशन होता था पहले 2014 से पहले, फिर प्लानिंग कमीशन की जगह पर किसे बना दिया गया था, फिर बना दिया गया था नीति आयोग को। वेट, जस्ट लेट मी फिक्स दिस कैमरा फर्स्ट। ऑलराइट, सो फिर नीति आयोग को बना दिया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। हाँ, प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे नीति आयोग को बना दिया गया था। ये भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा नॉट करेक्ट, तो आंसर ये नहीं होगा। अब इट हैज़ अ फुल टाइम चेयरमैन। हाँ, फुल टाइम चेयरमैन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नीति आयोग में फुल टाइम चेयरमैन नहीं होता, बल्कि एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। कौन है चेयरमैन इसके? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको चेयर करते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यस, यहाँ पे स्टेट्स की भी कंसल्ट किया जाता है। स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी जो है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑलराइट, समथिंग इनकरेक्ट ही पूछा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे इंडियन प्रोटोकॉल में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, मतलब अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, उससे लोएस्ट पोजीशन पे, उससे लोएस्ट पोजीशन पे, कैसे हमारा ऑर्डर क्या है कंट्री का? मतलब कि सबसे पहले आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं हमारे इंडिया में। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले सिटीजन कहलाए जाते हैं, और इंडिया की टॉप पोजीशन वो ऑक्यूपाई भी करते हैं। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंस एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल। ऑप्शन है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, गवर्नर इन हिज स्टेट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑलराइट, तो ऑप्शन है उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट आएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड पे आएंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फोर्थ पे आएंगे गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। फिर फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो आएंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, अब देखो इसमें से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर्स इन हिज स्टेट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट पे प्रेसिडेंट है, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट है, थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर है, फोर्थ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। तो कौन आएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में? गवर्नर्स इन हिज स्टेट्स। ठीक है, गवर्नर आते हैं फोर्थ पोजीशन पे, उसके बाद ये जो तीन हैं उनसे नीचे आएंगे गवर्नर से। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर इन हिज
स्टेट, अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उनके इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है, ठीक है, वोटिंग किसके पास है, कौन वोट करता है उनके इलेक्शन में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ओनली इलेक्टेड, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शंस को। बी कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक बार हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, एंड राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑल राइट, तो देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है ये आर्टिकल 66 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है। अब इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि कौन कौन वोट कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में all the members of parliament, all the members of parliament means जो इलेक्टेड है प्लस जो नॉमिनेटेड है, दोनों वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं। ऑल राइट, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स वोट करेंगे पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। अब इसमें एक चीज और है, इसमें मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग वोट नहीं कर सकते। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। ऑल राइट, बट अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। ऑल राइट, तो ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हमसे कहा है ऑप्शंस में, देखो ध्यान से, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। क्या हमने देखा सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर रहे थे? नहीं, नॉमिनेटेड भी थे ना, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। अब ये कह रहा है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अभी हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर वोट नहीं कर सकते, तो ये भी हट जाएगा। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर वोट कर ही नहीं सकते, तो ये भी हट जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। When the Chief Justice of a High Court acts in administrative capacity, he is subject to। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जब एक हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस जो होगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जब काम करेगा तो वो किस चीज़ से, उनके ऊपर क्या नियम लागू होंगे? ही सब्जेक्ट टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट,
The special control exercised by Chief Justice of India, the discretionary power of the governor of the state, and the special powers conferred on the chief minister in this matter. उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिकता के भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के राज्य के राज्यपाल की विवेक शक्तियों के इस विषय में मुख्यमंत्री के प्रदत्त विशेष शक्तियों के। अब देखो, जब भी एक जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो दो फंक्शन करते हैं, बेसिकली दो फंक्शन करते हैं वो। पहला क्या है कि उनकी एक जुडिशियल पावर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में क्या होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में वो सुपरिटेंडेंस कंट्रोल, जितने भी बाकी कोर्ट हैं जो हाई कोर्ट से नीचे हैं उस स्टेट में, उन पे कंट्रोल, उन पे सुपरिटेंडेंस, सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आती हैं। ऑलराइट, सो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तब क्या होगा कि ताकि वो डिसीजंस या जो भी वो जजमेंट्स वो देंगे वो बायसनेस ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, अदर जजेस की जो वो होती है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो उनके ऊपर लागू हो जाती है, ठीक है, ताकि एक जो वो जजमेंट दे रहे हैं वहाँ पे एक चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे, दूसरे जजेस का भी एक इन्वॉल्वमेंट रहे। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी भी रिट अधिकारिकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑलराइट, सो हेयर हमें क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट, जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अच्छे से डिफाइन करता है। देखिए, आपको अपना क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, अपने आंसर्स मार्क कर लेने हैं और फिर आप कमेंट में नीचे लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कितने गलत। ऑलराइट, तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक चीज़ होती है कि प्रेसिडेंट जो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इसमें इट इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होंगे ना, वो सेम पर्सन होंगे, सेम पर्सन। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। दोनों अलग अलग पर्सन है, बट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम पर्सन होगा, उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो हेड ऑफ द स्टेट भी होंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होंगे, सेम पर्सन। ये वाला सिस्टम कहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है, यूएसए में। यूएसए में देखा होगा आपने कि प्रेसिडेंट जो है, वहाँ के प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होंगे। जैसे अभी जो बाइडेन थे, तो वो प्रेसिडेंट भी, मतलब वो वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी हैं। ऑलराइट,
यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, एक फीचर और होता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ऑलराइट, यहाँ पे पावर का एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है, दोनों एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं कर सकते, जो कि हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पे पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव पे चेक्स कर सकता है। ऑलराइट, एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ऑलराइट, so which one of the following is the basic element of presidential system of government? Is rigidity of the constitution? No. Single executive? Supremacy of the legislature? No. Residual powers vested with the states? No. The correct answer is single executive. मैंने अभी आपको बताया ना, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच जाने में असमर्थ है। ओके, सो एक बार इंग्लिश में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। स्टेटमेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, एक एक करके पहले पढ़ेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट। रीजन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज पीपल टू सीक जस्टिस फॉर अ पर्सन हु इज अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर सम रीजन। अब PIL का जो कॉन्सेप्ट था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहली चीज क्वेश्चन कह रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो सिटीजन्स को, या जो सिटीजन्स को लग रहा है कि किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं उनके राइट्स को डिमांड करने के लिए। जो लोग असमर्थ हैं जाने में, जो लोग इनकेपेबल हैं, जो नहीं जा सकते अपने राइट्स मांगने के लिए, तो उनके बिहाफ पे वो लोग जा सकते हैं। तो PIL का कॉन्सेप्ट ही यही है। अब PIL का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था PIL के बारे में। PIL क्या है? PIL इज बेसिकली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग अपने राइट्स नहीं मांग सकते, जैसे कोई डिसएडवांटेज सेक्शन से होते हैं, गरीब हैं और सोशली एक्सक्लूडेड लोग हैं, तो वो लोग अपने राइट्स डिमांड नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट जाएं और पैसा खर्च करें। तो उनके बिहाफ पे अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है जिसको लग रहा है कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो दे कैन अप्रोच कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल। ठीक है, उनके बिहाफ पे वो लोग जा सकते हैं और राइट्स मांग सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट। यस, करेक्ट। पब्लिक रीजन क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट, पहले हम स्टेटमेंट को दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर हम इसका रीजन देखेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज पीपल टू सीक जस्टिस फॉर अ पर्सन हु इज अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर सम रीजन। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था जो अपने खुद के राइट्स नहीं मांग सकते कोर्ट जाके। ओके, तो ये भी करेक्ट है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज पब्लिक इंटरेस्ट सिटीजन्स टू अप्रोच द कोर्ट बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे हम, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट litigation allows people to seek justice for person who is unable to approach the court for some reason। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A। अब ये जो PIL का कॉन्सेप्ट आया था, ये कौन लेकर आए थे इंडिया में? देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे हम PIL भी बोलते हैं, PIL जो लाया गया था वो हमने यूएसए में पहली बार देखा था PIL का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था अब्राहम चेयस ने दिया था। ये इंडिया में जो पायनियर थे,
इंडिया में कौन थे पायनियर्स ऑफ PIL? वो थे जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। ऑलराइट, अब ये जो आया था ये हमारे DPSPs में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें स्टेट्स को कहा गया है कि आपको क्या करना है सिटीजन्स के लिए। ऑलराइट, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में अंडर आर्टिकल 39A में हमें देखने के लिए मिलता है फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस टू पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑलराइट, सो हमें अंडर आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड टू पुअर ये देखने के लिए मिलता है। इसी के बेसिस पे ये लाया गया था PIL का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज विल नॉट इंक्लूड। अब डिस्ट्रिक्ट जज का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिस्ट्रिक्ट जज करके एक टर्म है, उसमें डिफाइंड है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है, ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, कौन नहीं आता डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में। तो अंडर आर्टिकल 236A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता चलता है कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, किसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोल सकते हैं और किसको नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे सिटी सिविल कोर्ट के जो जज होंगे, सिटी सिविल कोर्ट के जज, सेशंस जज, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 236। अब कौन नहीं आता? तो चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट करेक्ट है, ये आते हैं। सेशंस जज भी आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट भी आते हैं, तो ये करेक्ट है। बट हमसे पूछा है कि कौन नहीं आता, नॉट इंक्लूडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइब्यूनल जज। ट्राइब्यूनल जज जो होते हैं, जो ट्राइब्यूनल्स के जज होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ऑलराइट, तो अधिकरण न्यायाधीश, समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात चल रही है। अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 1 month, अप टू 3 months, अप टू 6 months, अप टू 9 months, 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक, 9 माह तक। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें? देखो, अंडर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अंडर आर्टिकल 22 हमें पता चलता है कि जिन पर्सन्स को डिटेन करा है या जिनका जो भी डिटेन पर्सन जो है, उनके बारे में पता चलता है कि उनके लिए क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं। तो इसमें 2 तरह की वो हैं, एक तो है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है? प्यूनिटिव का मतलब ये है कि आपको
आपने कोई क्राइम करा, आपको क्राइम आपने करा, उसके बाद आपको पकड़ने के लिए आए हैं, लेके जा रहे हैं, एक प्रॉपर आपका एक प्रॉपर ट्रायल होगा, कन्विक्शन देखा जाएगा कि आपने उसमें मतलब आपको पूरा एक प्रॉपर जो लॉ में एक तरीका होता है वो फॉलो किया जाएगा। आपने जो क्राइम किया है उसके बेसिस पे आपको पकड़ा जा रहा है, ठीक है, ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। बट प्रिवेंटिव में क्या होता है, प्रिवेंटिव में ये होता है कि आपने कोई क्राइम अभी किया नहीं है बट आपको शक के बेसिस पे पकड़ के लेके जा रहे हैं, आपके ऊपर शक है कि आप इन फ्यूचर कोई क्राइम कर दोगे, आपको बिना ट्रायल के यहाँ पे लेके जाते हैं प्रिवेंटिव, मतलब कि आपको प्रिवेंट कर रहे हैं कि जो आप क्राइम करने वाले हो उससे आपको रोक रहे हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है, एक पर्सन को शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया जाता है, ऑलराइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन में अब आर्टिकल 22 में दो लॉज हैं, एक है ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। अब ऑर्डिनरी लॉ जो है वो प्यूनिटिव के साथ डील करती है, मतलब अगर प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको अरेस्ट किया गया है, आपने कोई क्राइम किया है या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो आपको उस बेसिस पे ऑर्डिनरी लॉ में आपको डील किया जाएगा। बट अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है तो आपके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली लॉ लगाई जाएगी। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 महीने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको 3 महीने के लिए जेल में जाना होता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड बैठता है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जब तक वो ना कह दें कि आगे फर्दर डिटेंशन हम बढ़ा रहे हैं तब तक आपका 3 महीने तक ही रहेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अप टू 3 मंथ्स। यही कहा है ना, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर, कितने टाइम के लिए एक पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली लॉ में रह सकता है, वो है अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? Which chairman of the law commission supported in his report that the 1/3 of the judges of each high court should be from another state? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से चेयरमैन थे, कौन से लॉ कमीशन के चेयरमैन थे जिन्होंने ये कहा था कि जो 1/3 जजेस होंगे ना किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो 1/3 जजेस होंगे वो अलग स्टेट से होने चाहिए, सेम स्टेट से नहीं होने चाहिए, ऑलराइट। तो ऑप्शंस है जस्टिस PN भगवती, जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़। ओके, सेम ऑप्शंस आपके यहाँ पर है। अब देखो, ये 8th लॉ कमीशन बैठा था, 8th, ओके, ठीक है, 8th लॉ कमीशन बैठा था जिसके चेयरमैन जो थे वो थे जस्टिस HR खन्ना। जस्टिस HR खन्ना ने कहा था, एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का एक टाइटल करके एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टेट्स में, एक किसी भी स्टेट में जो हाई कोर्ट है उस स्टेट में हाई कोर्ट में 1/3 जजेस जो होने चाहिए वो दूसरे एरिया या दूसरी डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे एरिया दूसरे स्टेट से होने चाहिए, अलग स्टेट से होने चाहिए, ऑलराइट। तो ये कहा था जस्टिस HR खन्ना। करेक्ट आंसर इज न्यायाधीश HR खन्ना, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? Which of the following statements is correct with reference to the ग्राम न्यायालय एक्ट? लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा कि मैंने ग्राम न्यायालय पे क्वेश्चंस कराए थे और आपको ग्राम न्यायालय के बारे में बताया था। आप लास्ट क्लास देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके समझाया था ग्राम न्यायालय के बारे में। So, according to this act, Gram Nyayalaya can hear only civil cases, not criminal cases. This act accepts
local social activists as mediators and conciliators? Select the correct answer using the code given below. All right. तो अब देखो, ग्राम न्यायालय जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे ग्राम न्यायालय जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 फॉर स्पीडी जस्टिस टू रूरल एरियाज और पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन या रूरल एरियाज में स्पीडी जस्टिस के लिए बनाए गए थे। ठीक है, स्पीडी जस्टिस याद रख लेना बस आप, इसके लिए स्पीडी जस्टिस टू रूरल एरियाज। ऑलराइट, अब ये जो ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है कि ये जो है ना ग्राम न्यायालय दोनों जनरली हियर जनरल केसेस ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस हियर करते हैं। और इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट होंगे मीडिएटर्स एंड कॉन्सोलिएटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है सोशल एक्टिविस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये बोथ केसेस हियर करते हैं। दिस एक्ट एक्सेप्ट्स लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड कॉन्सोलिएटर्स, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है हमारा। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ये अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थता सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्वशासन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट रिलेटेड टू सेल्फ गवर्नेंस? अब सेल्फ गवर्नेंस की बात चल रही है। सेल्फ गवर्नेंस से हमें क्या पता चलता है? देखो, सेल्फ गवर्नेंस से हमारे देश में जो सेल्फ गवर्नेंस आया वो कैसे आया? एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत्स। पंचायत्स क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कि ये सिग्निफाई करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब जो पंचायत ऐड किया गया था, पंचायत मतलब लोकल लेवल पे, जो लोकल लेवल पे उन लोगों को पावर्स दी जा रही हैं फंक्शन करने के लिए एज अ सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ऐड किया गया इसको? ये किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, कौन सा पार्ट ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 9। और आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से लेकर 243 से लेके 243 ओ तक, 243 ओ तक हमें पता चलता है
पंचायत के बारे में, पंचायत की क्या पावर होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, क्या टास्क उनको दिए जाएंगे, कैसे पावर का डिवीजन होगा, कैसे काम करेंगी पंचायत, क्या क्या काम करेंगी, ठीक है, वो सब हमें पता चलता है। 11th शेड्यूल में इनके 29 आइटम्स हैं जिस पे पंचायत को काम करना है। 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है। तो उसमें से हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट रिलेटेड टू सेल्फ गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ। अब इसमें ये कह रहा है कि पंचायत जो है, सेल्फ गवर्नेंस जो है, वो कौन कौन सा काम नहीं कर सकती, इसमें से कौन सा काम नहीं कर सकती। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ क्लीनलीनेस एंड पब्लिक हेल्थ। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस किसके हाथ में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, लोक स्वास्थ्य का अनुसरण, अनुरक्षण, अनुरक्षण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतस्थापित किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट 9 of the Constitution of India contains provisions related to panchayats and was inserted in the Constitution by 73rd Amendment Act 1992. Part 2, question number statement 2 कह रहा है, Part 9A of the Constitution of India contains provisions relating to the municipalities and Article 243A. There can be 2 types of municipalities for each state, municipal council and municipal corporation. Which of the above statement is are correct? तो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया था कि पंचायत कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी और पार्ट 9 में है, पार्ट 9 में मैंने बताया था पार्ट 9 में है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, तो पार्ट 9 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पंचायत। पार्ट 9A में हमें देखने के लिए मिलता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज। ऑलराइट, तो ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटीज हुआ था, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ऑलराइट, कौन से पार्ट 9A में किया गया था और 12th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 12th शेड्यूल ऐड किया गया था। और कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 243P टू 243Z3। ऑलराइट, और इसमें एक चीज और, इसमें 3 लेवल पे कहा गया था, 3 लेवल्स ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज 3 लेवल पे, एक होगा नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, एंड तीसरा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑलराइट, तो Part 9A of the Constitution contains provisions relating to the municipalities according to
यहाँ तक ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अभी कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243A देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, 2 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। बट हमने अभी पढ़ा था 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। एक होगी नगर पंचायत, दूसरी होगी नगर पालिका परिषद एंड तीसरी होगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct with reference to the seats reserved for women in पंचायती राज institutions? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो विमेन के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं उसमें से हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। This provision has been made in Article 243D of the Constitution. Yes, Article 243D. Article 243D हमें बताता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उसमें 1/3 सीट्स जो होंगी, कितनी 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी फॉर विमेन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की विमेन। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की विमेन को मिला के जो टोटल सीट्स रिजर्व होंगी विमेन के लिए वो होंगी 1/3। ऑल राइट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। This reservation will cease to be effective on the expiry of the period specified in Article 334. ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 334 में हमें आर्टिकल 334 में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है वुमेन के लिए। आर्टिकल 334 में हमें रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है किसके लिए? एंग्लो इंडियंस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, केवल 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये की जा सकती है कि ये एक प्रयोग है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बेस्ट बी एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात फिर से हो रही है। आप लोगों को मैंने बताया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये कह रहा है कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम एक बेस्ट वे में देखें तो क्या डिफाइन करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, क्या मोटिव है, क्या एम है उसका? फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो फेडरलिज्म में तो हमें पता चलता है कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड हो रही है, ठीक है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, ये तो नहीं होगा। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर काम अपना डेलीगेट करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नॉट करेक्ट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर जो है लोअर लेवल ऑफ पीपल ग्रुप के साथ डिवाइड की जा रही है, मतलब पावर शेयर हो रही है। काम क्या है? शेयर किया जा रहा है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास जो काम है वो लोकल लेवल पे काम डेलीगेट किया जा रहा है, बट डिसेंट्रलाइज वे में काम शेयर किया जा रहा है, पावर शेयर की जा रही। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ओके, द मनरेगा और एमजी नरेगा, मनरेगा, ओके, मनरेगा program has been brought to implement which of the following articles of Indian Constitution? अब देखो आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मनरेगा एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको 100 डेज का वर्क दिया जाता है जिसमें वो अपने पैसे कमा सकते हैं, लिविंग वेजेस कमा सकते हैं, जो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम था ये किस लिए चलाया गया स्कीम? ये हमें आर्टिकल 45 अंडर DPSPs लिविंग वेजेस का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। लिविंग वेजेस, ठीक है। तो लिविंग वेजेस के
बेसिस पे ये प्रोग्राम चलाया गया, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 43। अब 45 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। आर्टिकल 47 में क्या देखने के लिए मिलता है कि स्टेट शैल रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पब्लिक इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल 50 में हमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी देखने के लिए मिलता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। आर्टिकल 47 में स्टेट शैल रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आर्टिकल 45 में कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। आर्टिकल 43 में लिविंग वेज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements are correct regarding the sovereignty of India? इंडिया की सोवरेनिटी की बात चल रही है। सोवरेनिटी की मतलब बात क्या है कि इंडिया इज सुप्रीम इन इटसेल्फ, मतलब कि हमें कोई बाहर से कोई बॉडी या कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्न नहीं कर रही है, बल्कि हम लोग अपनी कंट्री के लोगों ने मिलके संविधान बनाया और हम अपने इलेक्ट करके भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, वो जाके हमें गवर्न करते हैं। ठीक है, कोई बाहरी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। हमारी कंट्री क्या है? इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है। तो सोवरेनिटी हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? सोवरेनिटी हमें प्रीएम्बल में देखने के लिए मिलता है। एज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, तो वर्ड आता है सोवरेन, ये बताता है कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं। तो वही ये सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ इज अ 54 नेशंस का एक ग्रुप है। बेसिकली वो कंट्रीज हैं इसमें जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया था, कब्जा किया था, तो वो नेशंस हैं, उनका एक एसोसिएशन है ये। ऑलराइट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ, यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ रिड्यूसेस इंडिया सोवरेनिटी। इंडिया की सोवरेनिटी को कोई खतरा नहीं है अगर वो कॉमनवेल्थ की मेंबर है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है करेक्ट। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नो, इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ओके, संसदात्मक शासन व्यवस्था में इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात चल रही है। बेसिकली आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में, जब आप देखेंगे ना क्लास 1, 2, 3, 4 जो जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं, आप देखेंगे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आई होप आप अब ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लाए थे हम अपने देश में? क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी रखनी थी कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो अकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है। जुडिशरी कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द जुडिशरी,
एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। अब आप अपना आंसर मार्क करो और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका वाला गलत हो जाएगा। न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, नहीं। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, नो। आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? In the context of India, which of the following principles are institutionally embedded in the parliamentary system of government? क्वेश्चन कह रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है हमें कि कौन से प्रिंसिपल्स, ये जो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैं, आर इंस्टीट्यूशनली एम्बेडेड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन से प्रिंसिपल्स एम्बेडेड हैं, कौन से देखने के लिए मिलते हैं हमें? ऑलराइट, सो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। Members hold office only as long as they enjoy the confidence of the parliament. Head of the state is the head of the cabinet. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अब इसमें से हमें करेक्ट बताना है। तो देखो, अंडर आर्टिकल 75 of the constitution, अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं, मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, उन्हें विद इन 6 months, मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 months, जो विद इन 6 मिनिस्टर बने हैं उनको विद इन 6 months राज्यसभा या लोकसभा में इलेक्ट होना पड़ेगा, उनका मेंबर बनना पड़ेगा। विदाउट, अगर वो 6 months में नहीं मेंबर बनते हैं, मिनिस्टर जो हैं इलेक्ट नहीं होते हैं, तो वो अपनी पोजीशन उनकी ख़त्म हो जाएगी, वो उनको छोड़नी पड़ेगी अपनी पोजीशन 6 महीने के बाद। बट विद इन 6 महीने उनके पास टाइम होता है 6 महीने का कि वो विद इन 6 months वो इलेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो okay, so council of ministers collectively responsible to Lok Sabha, means executive is responsible to the parliament, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। वही है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं, जो भी पॉलिसीज वो बना रहे हैं उस चीज़ के लिए। ऑलराइट, सो अब मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स, मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, जो कैबिनेट में मेंबर्स बैठे हैं वही पार्लियामेंट में बैठे हैं। जब वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जब वो लॉज बना रहे हैं, तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट जब बैठते हैं वो एक साथ पार्लियामेंट में, तो वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। बट ऑन द अदर हैंड जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, जब वो लागू करते हैं पार्लियामेंट के बाहर, तब वो क्या कहलाए जाते हैं? तब वो हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो हमारा ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट का जब तक वो कॉन्फिडेंस जीतेंगे, जब तक रहेगा पार्लियामेंट में, जब तक कि वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, तब तक वो अपनी पोजीशन पे बने रह सकते हैं। अदरवाइज उनको ऑफिस छोड़ना पड़ता है अगर उनके खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। ऑलराइट, थर्ड है द हेड ऑफ द स्टेट इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। ये वाला सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो नहीं किया जाता।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, बट हेड ऑफ द कैबिनेट कौन होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द कैबिनेट होंगे प्राइम मिनिस्टर, दोनों अलग अलग पर्सन है। ये वाला जो सिस्टम है वो यूएसए में फॉलो किया जाता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड्स में लास्ट क्वेश्चन में समझाया भी था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इज। अब वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ होती है, वेलफेयर स्टेट का हमें कैसे पता चलता है, कौन से हमें संविधान में कहाँ देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक वेलफेयर स्टेट है या उसे वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा। अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना उसमें स्टेट्स को काम करने से मना किया गया है, मतलब दे आर नेगेटिव इन नेचर, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उन्हें उसमें क्या कहा गया है, स्टेट को कुछ करने के लिए कहा गया है। तो वो वेलफेयर स्टेट को दर्शाते हैं कि आपको कैसे कल्याण करना है लोगों का, आपको गरीबों के लिए क्या करना है, ठीक है, आपको जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या करना है, उनके एजुकेशन को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, पंचायत को लेके बहुत सारे प्रोविजंस हमें डीपीएसपीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो डीपीएसपीज में ना स्टेट को काम करने के लिए कहा गया है, मतलब कुछ करने के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, मतलब कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो नेगेटिव है, क्योंकि स्टेट्स को कुछ करने से मना किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, टू एंश्योर maximum welfare of maximum number, to manage the welfare of the weaker sections, to provide health facilities to all citizens, none of the above। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू मैनेज द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस के वेलफेयर की बात चल रही है, उनके कल्याण की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, नहीं, इनकरेक्ट। प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात नहीं हो रही है वेलफेयर स्टेट में। वेलफेयर स्टेट सारी डायमेंशन, सारी चीज़ों की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, और नन ऑफ दी अबव इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा आंसर है बी। ऑलराइट, तो कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना। देखो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और आपने देखी भी होगी अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस, इतना लंबा बैठने के लिए, क्लास में बनाए रखने के लिए इतना कोऑपरेशन, उसके लिए थैंक यू। और क्लास में आप लोग अच्छे से क्लास को पढ़िए, जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उन क्वेश्चंस को जाके रिवाइज करिए, खुद से भी सॉल्व करके देखिए। और जो क्वेश्चन, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद से देखना है, वो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा, उसी से आपको करना है। ऑलराइट, क्योंकि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं बट हम प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस इज़ द की। किसी भी चीज़ को अगर आपको हासिल करना है, वेदर वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या फिर कोई और एरिया ऑफ लाइफ हो, आपको कहीं पे भी एक्सेल करना है तो हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है उस चीज़ के लिए। प्रैक्टिस मेक्स एन इंडिविजुअल परफेक्ट। ऑलराइट, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, टिल देन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स एंड थैंक यू।